स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख के मुझे बताएं। ठीक है, हम इसके नोट्स को टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है उस पर लगातार अपलोड करते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या है। वो सबसे पहले हम ये एक क्लोज कंटेनर देख रहे हैं। ठीक है, इस क्लोज कंटेनर में एक हमने लिक्विड फेज रखा हुआ, लिक्विड रखा है कोई भी। और आप जानते हैं कि लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे क्या होता है भाई, एवापोरेट होता है। तो यहाँ पर ये एवापोरेशन हो रहा है और रेड कलर के पॉइंट से, डॉटेड पॉइंट से दिखाया मैंने, वेपर्स बन रही है। अब जैसे ही क्लोज कंटेनर है तो जैसे कंटेनर क्लोज है तो जो वेपर्स हैं वो उससे कोलाइड करेंगी, टकराएंगी और कंडेंस हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर एवापोरेशन भी होगा और कंडेंसेशन प्रोसेस भी होगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम आएगी तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन आप जानते हो कि इसमें जो हमारे रेट हैं वो बराबर हो जाते हैं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एवापोरेशन विल इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब जब दोनों का रेट बराबर हो गए तो जो वेपर्स हैं उनका अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा और उस समय वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसे कहेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, मान लीजिए कि लेट द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P है। ठीक है, और पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड A और लिक्विड B, दो लिक्विड हैं, तो उनके पार्शियल प्रेशर हमने डिनोट कर दिए PA एंड PB से। उनके मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर दिया XA एंड XB से। अब राउल्ट क्या कहते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ये कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो जो हमारा पार्शियल प्रेशर है पी का, ए का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, PA हो गया, तो PA प्रोपोर्शनल टू XA और PA बराबर हो गया PA नॉट XA। इसी तरीके से जो B का पार्शियल प्रेशर है PV, वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू XV हो जाएगा उसका मोल फ्रैक्शन, और PB बराबर PV नॉट XV हो गया। यहाँ पर PA नॉट और PV नॉट क्या है भाई, ये वेपर प्रेशर हैं A और B के, लेकिन ये क्या है, उनके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हैं। ठीक है, प्योर स्टेट। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, भाई डाल्टन ने क्या बताया था पता है आपको, कि टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। मतलब A का प्रेशर PA है, B का PB है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, P टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर P बराबर PA प्लस PB। अब यहाँ पर आप PA की जगह PA नॉट XA, PB की जगह PB नॉट XB रख सकते हैं। तो ये आपका बन जाता है राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो हम करेंगे इसी वीडियो में थ्योरी पढ़ने के बाद। अब देखिए, मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB 1 होता है, मतलब दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, आप जानते हो। तो हम XB की, ठीक है, हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हमने एक का मोल फ्रैक्शन दूसरे से चेंज कर दिया, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा किसी एक मोल फ्रैक्शन के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, XB XA होना चाहिए था। चलो आगे चलते हैं। मान लीजिए दो लिक्विड है भाई, तो दो लिक्विड में कोई एक लिक्विड का जो वेपर से ज़्यादा बनेगा, दूसरे का कम बनेगा। हम बोल सकते हैं कि जिसका वेपर ज़्यादा बनेगा वो मोर वोलेटाइल होता है। सो लेट लिक्विड B इज़ मोर वोलेटाइल देन लिक्विड A। अब ज़्यादा वोलेटाइल है तो उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, PV नॉट इज़ ग्रेटर देन PA नॉट। नाउ टोटल वेपर प्रेशर वेरीज लीनियरली। अब टोटल वेपर प्रेशर किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा भाई, जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, कंपोनेंट B के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो देखो यहाँ पर हमने एक डायग्राम दिखाया है, इधर हमने वेपर प्रेशर ले लिया और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ले लिया। क्योंकि हमारा B कंपोनेंट ज़्यादा वॉलेटाइल है इसलिए PV नॉट ज़्यादा होगा, देखो उसको ऊंचाई पे दिखाया है, ज़्यादा हाइट पे लिखाया है। और A लेस वॉलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, PA नॉट हमने देखो ये नीचे दिखाया है। अब जो वेरिएशन है वो कैसे होगा, देखो यहाँ पर XA 1 है, मोल फ्रैक्शन A का 1 है, तो यहाँ पर जो
ए का वेपर प्रेशर है वो हाईएस्ट होगा, कितना हो सकता है मैक्सिमम, PA0 के बराबर। यहाँ पर XV का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो V का जो प्रेशर है वो क्या होगा, 0 होगा। तो देखो इस ओरिजिन पॉइंट पे दिखाया है। अब हम लेफ़्ट टू राइट चलें तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन B का 1 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर ऑफ B मैक्सिमम होगा, कितना हो सकता है, देखो इस पॉइंट PV0 के बराबर। और इस पॉइंट पर X से मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 है, तो जो A का प्रेशर है वो 0 होगा, तो ये यहाँ पर उसका ओरिजिन हो गया। इसका मतलब जो A का प्रेशर है वो देखो इस तरीके से इस लाइन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। देखो ये एरो को देखते जाओ आप, यहाँ पे जाएगा। और B का प्रेशर इस तरीके से वेरी करेगा 0 से लेके और मैक्सिमम कितना पहुँचेगा, ये PV0 के बराबर। और PA0 और PV0 इन दोनों के बीच एक लाइन हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। ये डिनोट करती है कि किसी भी पॉइंट पर जो टोटल प्रेशर है वो इस लाइन से दिखाया जाएगा और वो होगा सम ऑफ PA प्लस PV। ठीक है, ये राउल्स लॉ का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम यहाँ पर एक और बात बताने जा रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। जो वेपर्स वन नहीं है उनका कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है YA = PA/P। ठीक है, और YB = PV/P। यहाँ पर YA और YB क्या है, मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट A और B के वेपर फेज में। ठीक है, यहाँ तक राउल्स लॉ का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो आप केवल दो ही चीज़ याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि P = PA0XA प्लस PV0XB फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर निकालने का। और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालते हैं YA = PA/P और YB = PB/P। अब इस पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ये मैं आपको लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है भाई, इसको ध्यान से पढ़ते हैं समझते हुए। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 and dichloromethane are 200 millimeter mercury and 415 millimeter mercury। कैलकुलेट, हमने दो पार्ट इसमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन prepared by mixing 25.5 ग्राम CHCl3 and 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। इन दोनों का मास मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनेगा, उसका वेपर प्रेशर बताना है। सेकेंड, हमें बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो देखिए क्वेश्चन को वही स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं भाई, मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास CHCl3 का निकाला हमने, इस मेथड को हम जानते हैं, ये आ गया। मोलर मास ऑफ CH2Cl2 निकाल लिया हमने। अब मोल निकालेंगे तो मोल के लिए भाई मास अपन मोलर मास, तो मास CHCl3 का 25.5 है, डिवाइड बाई 119.5 कर दिया, ये आ गया 0.213। ऐसी मोल्स निकालेंगे CH2Cl2 के, तो मास 40/85 उसका मोलर मास 0.47 आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है भाई, मोल अपॉन टोटल मोल। तो ये मोल ले लिया ऊपर 0.213 अपॉन टोटल मोल, इस सॉल्व करके आ गया। ऐसी CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। 1 - 0.312 और ये 0.688 आ गया। अब आप राउल्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, P = PA0XA प्लस PB0XB। और इसमें हमने PA0 200 लगाया, XA हमारा 0.312 लगाया, PB0 लगाया 415 और XB लगा दिया 0.688। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रेशर आ जाता है 347.9 मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो ये हमारे एक क्वेश्चन के पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं कि भाई कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज बताओ। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है YA = PA/P। तो PA की जगह क्या लगा लेंगे, PA0XA/P, और PA0 का वैल्यू 200 × 0.213 अपॉन 347.9 और सॉल्व करके 0.18 आ गया। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ B मतलब YB। तो 1 - YA करेंगे, 1 - 0.18 0.82 आ गया। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो राउल्स लॉ के ऊपर बनता है, और दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कंपोजिशन पूछ लेते हैं भाई, किसमें, लिक्विड फेज में। तो देखो ऐसे लिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and 700 मिलीमीटर मर्क्यूरी। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज इफ टोटल। अब कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज का मतलब क्या निकालना है आपको निकालना है XA और XB
ठीक है, कंपोजिशन जब भी आएगा इसका मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है। टोटल वेपर प्रेशर 600 दिया हुआ है और ये कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, मतलब YA और YV भी निकालने होंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला है राउल्स लॉ का, P बराबर PA0 XA प्लस PB0 XV, तो यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, जो XV है ना उसकी जगह 1 माइनस XA कर लिया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हम XA XV एक साथ दोनों निकाल नहीं सकते और मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1 होता है। तो हमने क्या किया, XA ऐसे ही रहने दिया पर XV की जगह रख दिया 1 माइनस XA। अब P टोटल प्रेशर क्या दे रखा है क्वेश्चन में 600 है, PA0 कितना है भाई 450 दिया है, इंटू XA प्लस PB0 कितना दिया है 700 और 1 माइनस XA। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा XA का वैल्यू आ जाएगा 0.4 और जब XA 0.4 आ गया तो XB कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.4 0.6 हो गया। अब कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, तो फिर क्या निकालना है YA, मतलब PA अपॉन P, और PA की जगह क्या लगाते हैं PA0 XA अपॉन P, और PA0 की वैल्यू फिर से 450, XA हमने अभी भी निकाला 0.4 अपॉन P टोटल प्रेशर 600, तो सॉल्व करके आ गए 0.3। अब YA 0.3 है तो YB कितना हो जाएगा भाई 1 माइनस 0.3 बराबर 0.7। ठीक है, तो यहाँ तक राउल्स लॉ हो गया और उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक और थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने जा रहे हैं भाई कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, और यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के एग्जाम में आता है, वो सबको हम अच्छे से समझेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन ये दिया गया है कि जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। राउल्स लॉ को फॉलो करने का क्या मतलब है, जो राउल्स लॉ का फॉर्मूला है P बराबर PA0 XA प्लस PB0 XV, जब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालते हैं तो हम बोलते हैं ये राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और कंडीशन है कि डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, उनके मिक्स करने पे ना एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ना ही रिलीज होती है, तो टोटल चेंज क्या रहेगा, जीरो का, एनर्जी का जीरो रहेगा। तो डेल्टा H मिक्सिंग जीरो हो गई, डेल्टा V मिक्सिंग बराबर जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने 10 ml लिक्विड A लिया और 10 ml लिक्विड B लिया, तो अब दोनों को मिक्स करने के बाद 20 ml ही बनेगा, ना कम ना ज़्यादा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया। वेपर प्रेशर ऑब्जर्व बराबर वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ऑब्जर्व वैल्यू का मतलब होता है जो एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड, और वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का मतलब है जहाँ ये जो हम राउल्स लॉ का फॉर्मूला है ना इसका यूज़ करेंगे। ऐसे बेटा याद रखो कि कैलकुलेशन जहाँ होगी वो कैलकुलेटेड वैल्यू है, और जो एक्सपेरिमेंट से आई, जो जिसमें आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया, आप बस ऑब्जर्वर बने हुए हैं, तो वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है। अब डेल्टा एस का साइन क्या है, डेल्टा एस है भाई ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव। अब ये कैसे पॉजिटिव होगा, देखो जब भी आप दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो उनमें रैंडमनेस बढ़ जाएगी, और रैंडमनेस बढ़ने से ही एंट्रोपी बढ़ती है। डेल्टा जी इज़ लेस देन जीरो मतलब निगेटिव है, क्यों है, क्योंकि जब दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो उनको मिक्स करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, उनका जो मिक्सिंग है वो स्पॉन्टेनियस होता है, इसलिए डेल्टा जी रहता है लेस देन जीरो, निगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट इज कोहेसिव फोर्सेस बराबर एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट होते हैं, और एडहेसिव फोर्सेस वो होते हैं जो दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच लगते हैं। कोहेसिव फोर्सेस, इसका मतलब जब लिक्विड ए है तो उसमें ए फोर्सेस हैं, लिक्विड बी प्योर स्टेट में अलग रखा हुआ है उसमें बी फोर्सेस हैं, तो इनका जो इंटरेक्शन होगा, इनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो वही होगी जब मिलाने के बाद ए और बी इंटरेक्शन की होगी। तो इस तरीके से जो फोर्सेस हैं वो क्या होंगे भाई, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। आइडियल सॉल्यूशन के लिए वही सेम ग्राफ आएगा जो हमने अभी राउल्स लॉ के लिए फॉलो किया था, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इस तरीके से ग्राफ आता है तो आइडियल सॉल्यूशन है। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें भाई, तो एग्जाम्पल क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि इस वीडियो में हमें इस चीज़ों को शॉर्ट में बताना है, तो हम केमिकल बॉन्डिंग यहाँ नहीं बता सकते, नहीं तो हर एक मॉलिक्यूल में किस टाइप के फोर्सेस हैं ये केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बना के पता चल जाता है। अभी मैं आपको शॉर्ट में इतना बता दूंगा कि सेम टाइप के जिनमें फोर्सेस हैं वो क्या होंगे। तो पोलर हैं तो सेम टाइप के फोर्स हो गए,
नॉन पोलर है तो सेम टाइप का फोर्स हो गया। अब यहाँ पहला एग्जांपल देखो, CCl4 SiCl4, ये दोनों ही नॉन पोलर हैं। एनहेक्सेन एनहेप्टेन दोनों नॉन पोलर, बेंजीन टोलुइन दोनों नॉन पोलर। और फोर्थ एग्जांपल में CH3OH C2H5OH, ये दोनों पोलर नेचर के हैं। इनमें अलग अलग रखें तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, मिक्स करते हैं तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, इसलिए कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस हमेशा बराबर रहते हैं। इसी तरीके से ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन क्या है आपके, दोनों ही नॉन पोलर हैं। बेंजीन और CCl4 नॉन पोलर, साइक्लोहेक्सिन साइक्लोहेप्टेन नॉन पोलर। तो जब सेम टाइप के फोर्स रखने वाले लिक्विड को मिलाते हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब बात करें भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, तो बिल्कुल आइडियल का अपोजिट हो गया नॉन आइडियल, जो डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, वेपर प्रेशर ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड, कोहेसिव फोर्सेस नॉट इक्वल टू एडहेसिव फोर्सेस। तो ये जब सारी चारों कंडीशन जो है वो इसकी पांचों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब अगर ये डेल्टा H मिक्सिंग 0 नहीं है तो क्या होगा भाई, या तो ज़्यादा होगी पॉजिटिव होगी या कम होगी निगेटिव हो सकती है। तो उसी तरीके से दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक वो होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे आप। डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, वेपर प्रेशर ऑब्जर्व ग्रेटर देन कैलकुलेटेड, कोहेसिव फोर्सेस ग्रेटर मतलब स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्सेस। इसका मतलब AA और BE जो फोर्सेस हैं अलग अलग, जो उनका फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, और जब उनको मिला देते हैं तो उनके बीच में वीक फोर्सेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी इसका डायग्राम भी समझना बहुत आसान है, देखो क्योंकि ऑब्जर्व वैल्यू ज़्यादा है, हमने ये डॉटेड लाइन से दिखाई है, देखो ये एरो के साथ डॉटेड लाइन है, ये ऊपर की तरफ है मतलब पॉजिटिव डेविएशन हो गया, ठीक है, सभी पॉजिटिव लाइन। तो डॉटेड लाइन क्या है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, और जो सॉलिड लाइन है वो है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। अब इसके एग्जाम्पल में क्या होंगे, तो देखिए इसके एग्जाम्पल में वो आएंगे कि जहाँ पर मिलाने से पहले तो स्ट्रॉन्गर फोर्स है लेकिन मिलाने के बाद फोर्स वीक हो रहा है, जैसे H2O वाटर और C2H5OH एल्कोहल, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल 4 होते हैं और इथेनॉल में होते हैं 3। तो जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर के चारों तरफ सराउंडिंग में क्या आ जाएंगे, अल्कोहल के मॉलिक्यूल। एसीटोन और C2H5OH, C2H5OH में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। एसीटोन में क्या होते हैं आपके, एसीटोन पोलर नेचर का है तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, लेकिन वो क्या होगा, वीक होगा इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जैसे ही मिक्स करेंगे एसीटोन अल्कोहल तो अल्कोहल के चारों तरफ क्या आ जाएंगे, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स, इससे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़े से कम हो जाएंगे। यही केस है बेंजीन और अल्कोहल के साथ। ऐसे ही एसीटोन और CH2 क्या है, नॉन पोलर, एसीटोन पोलर, ठीक है। तो पोलर नॉन पोलर मिलाएंगे तो पोलर के चारों तरफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाएगा, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा। यही सेम केस जो है वो CH3CHO और CH2 के साथ होगा। दूसरा कंडीशन आते हुए निगेटिव डेविएशन, तो अब इसमें आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, इस सारी वैल्यू क्या हुई निगेटिव। डेल्टा H लेस देन 0, डेल्टा V लेस देन 0, वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज लेस देन वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड, कोहेसिव फोर्सेस लेस मतलब वीक देन एडहेसिव फोर्सेस। इसका मतलब AA और BE फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं, और जब AB मिल जाएंगे तो स्ट्रॉन्गर फोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। तो इस जब ग्राफ को आप देखिए ध्यान से, इसमें डॉटेड लाइन जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ है, इसका मतलब वैल्यू कम आ रही है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है। तो डॉटेड लाइन ऑब्जर्व वैल्यू और सॉलिड लाइन कैलकुलेटेड वैल्यू को डिनोट करती है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, तो देखो यहाँ पर डेल्टा H निगेटिव है, मतलब प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। तो जहाँ जहाँ हीट रिलीज होती है वो सब इसके केस होंगे, बहुत ही आसानी से याद कर लोगे आप। कभी भी एसिड और वाटर को मिलाएंगे तो आपने देखा है कि जो बीकर होता है वो गर्म हो जाता है,
क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीट रिलीज हो रही है, डेल्टा एच निगेटिव। इसका मतलब HCl और H2O का मिक्सचर, ये क्या हो जाएगा भाई? HCl और H2O का मिक्सचर, ये HNO3 और H2O का मिक्सचर, ये दोनों में क्या हो जाएगा? हीट रिलीज होगी। फिनॉल और एनिलीन, अब फिनॉल और एनिलीन में अगर हम मिलाएंगे तो क्या होगा भाई? इसमें एक एसिड और एक बेस की तरह बिहेव करेगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा, आयंस बन जाएंगे, तो जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, इसमें स्पेशल केस है, इसमें क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। एसिलिक CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, तो बेंजीन में जो पाइलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और इसकी भी स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड के बराबर होती है। ऐसे क्लोरोफॉर्म में हम क्या डाल देते हैं? CH3 और CH3, तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। और CH3 को एसिटिक एसिड और पायरिडीन मिलाते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन होती है और इसलिए यहाँ पर भी स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई जितने भी सॉल्यूशन है सब में डेल्टा एस पॉजिटिव होता है और डेल्टा जी निगेटिव होता है, चाहे वो आइडियल या नॉन आइडियल किसी भी तरीके से बनाए। अब बात करते हैं भाई एजियोट्रोप क्या होता है। तो ये भी एक NCERT में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि एट ए यूनिक कंपोजिशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म constant boiling mixtures having the same composition in liquid and vapor phase। क्या होता है कि जब दो लिक्विड को मिलाते हैं एक सॉल्यूशन बनता है, तो देखा गया है कि एक यूनिक कंपोजिशन पे वो दोनों एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगते हैं और उनकी वेपर एक साथ बनती हैं, और जब एक साथ वेपर बनती हैं तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है सेम रहता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये एजियोट्रोप होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ये कौन बनाते हैं? दीज आर फाउंड बाय सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन रखने वाले, जैसे 95.37% WIW एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप